नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वक्फ पर। हालांकि आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गया। आज 20 व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड दिए भी गए और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। और दिल्ली में जो आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है, भले अरविंद केजरीवाल के कारण ये 10 वर्षों तक नहीं चली, लेकिन ये जो आई, ये तो कहते हैं ना, कोई चीज देर आए दुरुस्त आए। यहाँ दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से उसमें 5 लाख का टॉपअप किया है। मतलब दिल्ली में जो आयुष्मान भारत योजना लागू हो रही है, वो 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य का गारंटी देगा। और दूसरी एक बड़ी खबर आई है निकल कर कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। बहरहाल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ पर। वक्फ पर क्या होने जा रहा है, वक्फ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। सर, वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई की तिथि निर्धारित हो गई है और वो तिथि है 16 अप्रैल की। और 3 बेंच के में इसको भेज दिया गया है। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, जस्टिस संजय कुमार होंगे और तीसरे हैं के.वी. विश्वनाथन होंगे। ये 3 लोग सुनवाई करेंगे। और चूंकि 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं पड़ी हुई है, हालांकि पहले नंबर पर रखा गया है ओवैसी के याचिका को। अब ये हम जो आपसे समझना चाह रहे हैं, जब मौलाना गए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सड़क पर उतरने की धमकी किसको दे रहे हैं? यहीं से मैं आपसे समझना चाहूंगा। सर अभी तक जितने भी ये देखा जाता है, मतलब जितना भी हमारे देश की राजनीतिक इतिहास, मैं एक सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं, तो उसमें देखा जाए तो जितने भी गैर मुसलमान संगठन हैं उनको सलाह दी जाती है, और वो इस सलाह भी दी जाती है और वो जनरली फॉलो भी करते हैं, और वो अपने आप फॉलो करते हैं बिना सलाह के। कि कोई मैटर जो है अगर हमको नहीं पसंद है तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। हम कोई भी चीजें जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका विरोध करना है तो विरोध करेंगे, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करेंगे, जो हमको संविधान और देश के कानून ने व्यवस्था दिया है उसके अंतर्गत। लेकिन एक इस कौम के मामले में ऐसा नहीं रहा है। ये लोग हमेशा अक्सर गाहे बगाहे सड़क पर, जैसे शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ उतरना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो सदियों तक दिया जाता रहेगा। क्योंकि सीएए कानून एक तो उनसे संबंधित भी नहीं था, फिर पता नहीं किसने उनके दिमाग में जहर भर दिया और उसके खिलाफ इतना उग्र होकर इतना आंदोलित हुए और इतना लंबा खींचा। उन्होंने सबको प्रताड़ित किया, रास्ता बंद रहा, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, सारी बातें। तो खैर इनका तो है कि दोनों ही, इस बार इन्होंने अपनाया है कि दोनों ही रास्ते चुनेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और सड़क पर भी उतरेंगे। तो सड़क पर उतरने वाली बात तो हम फिर कर लेंगे, पहले कोर्ट वाली बात कर लें कि कोर्ट में जो आपने बताया कि 2 दर्जन से अधिक लोगों ने लगाई है अर्जी। तो इसमें इन लोगों का आरोप है कि कानून जो अभी संशोधित हुआ है, वक्फ बोर्ड कानून तो बहुत पहले 1954 में बना था, 2013 में उसको और ज्यादा इंपावर्ड किया गया था, उसमें बहुत अनंत शक्तियां दे दी गई थी। तो उनका आरोप है कि जो अभी संशोधन किया गया और मोदी सरकार के द्वारा, तो ये गैर संवैधानिक है। इसकी कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि जो कानून के विद्वान हैं और जो मुसलमान समुदाय में भी बहुत सारे लोग हैं, वो मानते हैं कि पहले का जो कानून था वही संवैधानिकता उसके अंतर्गत नहीं था, और इसीलिए अभी जो संशोधन हुआ है वो उस संवैधानिक
व्यवस्थाओं के अनुकूल है, संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप है। तो एक तो चीज ये आ गई। अब रह गई कि इसके बावजूद भी, और मोटा मोटी हमको लगता है कि ये अंतरात्मा तो हर व्यक्ति का बता रहा होगा कि जो संशोधन हुआ है वो गलत नहीं है, संविधान की भावनाओं और संविधान के मूल्यों के अनुरूप ही है। लेकिन फिर भी उसके विरोध में खड़े होना, ये क्यों, ऐसा क्यों मजबूरी है? तो कुछ तो ठेकेदार हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, शरीयत वाले जो हुए, जमीयत उलेमा वाले जो हुए, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले जो हुए, वैसी हुए, इस तरह के लोग तो ये ठेकेदार हैं अपने एक वोट बैंक का। और दूसरे जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, दरअसल वो सेकुलर है नहीं, वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर टिके हुए हैं। और अगर वोट बैंक चला गया तो उनकी जीविका पर आघात हो जाएगा। उनकी राजनीति जो है पेशा है, और पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेशा में वो पैसे कमाते हैं, पावर एंजॉय करते हैं, और देश का तो विकास से उनको कोई लेना देना नहीं रहा है, ये भी एक फैक्ट है। तो इन सब चीजों को तो उनको लगता है कि छीना झपटी वाली स्थिति है। हर दल चाह रही है कि ये वोट बैंक मेरे साथ रहे, और इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े तो उस को करेंगे, चाहे वो तुष्टीकरण के बिल्कुल मतलब पराकाष्ठा हो। ये चीजें हैं। जी। जी, आप जो कह रहे हैं ये सब चीज तो अब लोगों को भी समझ में आ चुका है कि ऐसा ये करते हैं। कानूनी पक्ष ये है कि 120 आईपीएल इसके लिए पहले से पीआईएल। हैं। जो पीआईएल, सॉरी, पीआई आईपीएल मैच चल रहा है, मेरे भी जुबान पर आईपीएल आ पी गई। पी पीआईएल, पीआईएल हाँ पड़ी सर। हुई है। लेकिन सबसे मजेदार बात है, जब अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर गए थे तो इनसे पूछा गया था कि क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी को वक्फ ने कब्जा कर लिया है। तब अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, सर ये पर्सनल नहीं है, ये पब्लिक लिटिगेशन लेकर मैं आया हूँ। तो कहा क्या आप हाई कोर्ट गए, और इनको वहां से भगा दिया गया। लेकिन ये हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में इनकी याचिका आज भी लंबित है। और उसके बाद से अब तक कुल 120 पीआईएल भारत के विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित है। तो क्या, और चूंकि 3 जज का बेंच बनना, सुप्रीम कोर्ट है तो 2 जज का बेंच समझ में आता है, 3 जज का बेंच बनना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के भी सीरियसनेस को दर्शा रहा है? हमें तो लग रहा है कि दर्शा रहा है। और जिस इसके कानूनी प्रावधानों को देखें, ये कोई पहली बार तो संशोधित हो नहीं रही है। बनने के बाद 2 बार संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले वाला मीठा मीठा, ये वाला तीता, ये कैसे होगा? संशोधन करने का कोई कम, भाजपा की सरकार ने कोई तो नया कानून भी नहीं बनाया है, संशोधन किया है जो समय के अनुरूप मानता है संशोधन को। तो इस संशोधन के खिलाफ में संवैधानिकता पक्ष पर हम लोग विचार करें। वो वो पक्ष क्या बोल रहा है, उसके इंटेंशन क्या है, वो तो हम लोग बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। लेकिन संवैधानिकता पर मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं लग पा रहा है, मेरी भी जितने संविधान और कानून को जानने वालों से चर्चा हुई है, बोले कुछ नहीं होगा। इस संविधान में कहीं पर कोई तरह का अतिरेक प्रयास नहीं हुआ है, चाहे किसी का चीज को ओवरलुक नहीं किया गया है। संवैधानिकता पर ये पूरी तरह खड़ी है। तो ऐसे में वो वैसी लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा जो मूल सवाल ये था, तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट जैसे कल पहला 16 तारीख को ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, क्या अच्छा नहीं होता कि ये पहले सबको क्लब करते? या चलिए उनका अपना फैसला है, वो लोग कानून के विशेषज्ञ हैं, क्या ओवैसी से सवाल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ये माननीय बेंच के लोग कि क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी वक्फ ने ली है? या ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कुछ वक्फ किया है? जी। हाँ, बिल्कुल। आपका ये जो है सर, ये $1,000,000 का क्वेश्चन है। और हमको लगता है कि अब न्यायालय में तो हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला कि एनजेएससी कानून जो बनाया गया था, संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, इसलिए कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी फिर।
तो वो चीज फिर बोरा में भरे हुए नोट और फिर जल गए, और वो भी जले हुए भी खत्म हो गए, और उसके जगह पर दूसरे कूड़ा कचरा दिखा दिया गया। तो जहां ये सारी चीजें होती हैं सर, वहां कुछ भी हो सकती है। अच्छा। तो कुछ भी हो सकती है। मणिपुर की एक घटना होती है, और जबकि मणिपुर का 75 साल का इतिहास रहा है कि वहां बाहरी शक्तियों ने वहां हमेशा उपद्रव कराए हैं, अलगाववादी मिलिटेंट्स, और कांग्रेस ने वहां स्थिति बिगाड़ कर रखी है। तो वहां कुछ घटनाएं हो जाती थी, हो जाती हैं। तो उस पर बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया आई, तो कुछ ना कुछ इसमें इंटेंशन था। लेकिन जब वही कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसमें बहुत देर से मिलौट जागे, बहुत देर से नींद खुली। और वो भी क्यों खुली कि इतना ज्यादा हंगामा हो गया, तो लगा कि अब नहीं नींद खुलेगी तो शायद लोग सवाल उठाएंगे। तो सर, वैसी परिस्थितियां जो है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी उस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ही। और अश्विनी उपाध्याय जी से तो सवाल उठाया जा सकता है कि आपकी व्यक्तिगत उसमें प्रॉपर्टी का मामला है कि नहीं है, आप हाई कोर्ट में गए क्यों नहीं गए। हो सकता है ये भी कह दिया जाता कि आप सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाइए। लेकिन यहाँ चूंकि मामला तुष्टीकरण वाली है, तो जिनको वोट लेना है वो भी तुष्टीकरण में है, जिनको वोट नहीं लेना है वो भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं भगवान जाने। नहीं, तो जिनको वोट नहीं लेना नहीं है, वोट लेना है, जिनको नहीं मिलता है वो भी लगे हैं लेने के लिए। हाँ, वो भी लगे हुए हैं लेने के लिए, लेकिन जिनको वोट लेना ही नहीं है, उनको राजनीति में आना ही नहीं है, और वो भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये तो तुष्टीकरण ही कहा जाएगा ना कि इस केस की को इतना जल्दी स्वीकार कर लिया जाना और सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई में डाल दिया जाना, इस पर कोई सवाल नहीं उठाना। तो यहाँ तो ये भी तो एक बात है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं कि अभी देश को जो है बहुत दूर चलना है, क्योंकि पिछले जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है खास करके, वहां हर तरह से खिलवाड़ हुआ है, संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो संविधान निर्माताओं की सोच है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। इमरजेंसी से लेकर हर तरह की चीजें, सुप्रीम कोर्ट में भी मनमानी हुआ है कि जज को तुरंत राज्यसभा बना दिया गया, फिर उसको वापस जज बना दिया गया, फिर उसको वापस राजनीति में ला दिया गया। वरिष्ठ जज को नीचे करते हुए कनिष्ठ जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया था 1970 के दशक में। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सारा चीज जहां बिगड़ा हुआ है, तो अभी हम लोगों को बहुत दूर चलना पड़ेगा चीजों को सुधारने के जी क्रम हाँ। में। नहीं, ये बात जी आपकी बिल्कुल सही है कि कोर्ट भी आज संदेह के घेरे में तो जरूर खड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है अपने न्याय प्रणाली पर। कोर्ट भी क्या दलील ही सुनकर फैसला करेगा ना, उस किस दलील में बिल्कुल वो बताएंगे कि क्या चीज है। जो स्थिति है, वक्फ बोर्ड में जितने उदाहरण हमारे सामने आए हैं, जब से इस्लाम आया नहीं उसके पहले से, पहले के जमीनों पर भी वो कब्जा करने का। और ये जो इनको धारा 44 के अंतर्गत जो एक दे दिया गया था रंगबाजी वाला, रंगदारी पावर, जिसपे हाथ रख दो वो तुम्हारा है, ये तो पीछे की सरकारों ने और खुलकर कहें तो कांग्रेस ने देश के साथ एक अजब मजाक किया। और तमाम लोगों को ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने वक्फ के अंतर्गत क्या करके दिया था कि हिंदुओं के साथ हमारे लिए, हम पर कंट्रोल करने के लिए पूजा कानून लाया गया, उपासना विधि कानून लाया गया, और इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। जबकि आपने सही कहा कि शाहीन बाग में सीए के समय जिनसे उनका कोई मतलब नहीं था उसके लिए धरना दे दिया। यूसीसी कांग्रेस का ही सपना था, लेकिन वोट बैंक के कारण उसको टालते रहती है। जब ओबामा दिल्ली आए थे तो उन्होंने जब पूछा था कि मुंबई अटैक के बाद आपने क्या किया, तो हमारे मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह के मानसिकता वाली पार्टी रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के इन कृत्यों को पूरे देश को जानना चाहिए। कांग्रेस के जो क्रियाकलाप रहे हैं वक्फ को लेकर, अगर इसे ठीक तरह से लोगों तक पहुंच जाए,
मैं नहीं समझता हूं कि एक भी हिंदू कम से कम कांग्रेस को वोट करेगा। लेकिन इस देश की भी अजब विडंबना है, जिस वक्त के खिलाफ संसद में न राहुल बोले, न प्रियंका बोली, न राज्यसभा में सोनिया गांधी बोली, और उनकी पार्टी गुजरात में अपने अधिवेशन में भाषण दे रही है और अपने एमपी से केस फाइल करवा रही है, तो सब के सब बैठकर केवल वोट लेने के उपाय हथकंडे में लगे हैं। लेकिन मैं इसके कानूनी प्रावधानों पर ही सोच रहना चाह रहा था। 120 पीआईए और 2 दर्जन से भी ज्यादा, क्या तो सुन रहे हैं 50 की संख्या आ गई, क्या आ गई मैं कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं उस बात को नहीं बता रहा हूँ। 2 दर्जन से ज्यादा जब एप्लीकेशन आ जाएगी, और 13 मई को संजीव खन्ना को रिटायर होना है सर, 13 मई को रिटायर होना है, और 12 मई को कोई छुट्टी है, 11-10 शनिचर इतवार है, मतलब 9 मई तक काम होना है, और 16 अप्रैल को सुनवाई हो रही है। तो गिनती के कितने वर्किंग डे मिलेंगे? तो इसका मतलब है कि ये मामले सबके सुने जाएंगे अलग अलग। ओवैसी का लिस्ट में लगा है, तो उसके ऊपर से, हालांकि इस बार सरकार सचेत है, उसने कहिए तो अंगद सा पांव वहां जमा दिया है कैबिनेट दाखिल करके। अब कुछ भी करने के पहले इनको सरकार की भी सुननी होगी, और सरकार के की सुननी होगी, ठीक है, लेकिन जो प्रावधान है, क्या उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि कहीं पर सरकार के लिए जरा सा भी चिंता की विषय है? सर, इसमें एक बात है कि लेमैन भी बता सकता है, एक साधारण बहुत सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि जो पहले का कानून था वो संविधान की मूल भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ था। वो संवैधानिकता उसकी सवालों के घेरे में थी, इसलिए कि जो वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, वही अगर कब्जा भी करते हैं और वही आप मतलब जो चोर है वही जज भी बनता है, तो इस तरह की चीजें संविधान के अंतर्गत नहीं चलती। तो इसलिए इसको जो सुधार किया गया, इसमें संशोधन करके जो सुधार किया गया है वो संवैधानिकता के अनुकूल है। तो ये चीजें तो हमको नहीं लगता है कि कोर्ट में थोड़ा देर भी टिक पाएंगी। अगर टिकने की कोशिश लोग करेंगे तो कुछ और कारण हो सकता है कि कुछ दिन टिक जाए, लेकिन चल नहीं पाएंगी। अंततः क्या होने वाला है सबको अच्छी तरह मालूम है, जो पिटीशन दायर कर रहे हैं जी उनको भी अच्छी तरह मालूम है। एक जी। चीज सर, दूसरी थोड़ा सा और एक सर, कि जितनी तंजीमें हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी और बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपना बाहुबल दिखाएंगे। एक तरह से वो धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, और पश्चिम बंगाल में तो सत्ता का संरक्षण भी उनको मिल रहा है। टीएमसी के मंत्री तक खुलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ममता बनर्जी तो जानी जाती हैं इस तरह की भयानक तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण में भी भयानक। तो ये चीज है। लेकिन यूपी में जब हुआ तो यूपी में तो योगी आदित्यनाथ का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर किसी को गर्मी ज्यादा होती है तो वो गर्मी को शांत किया जा सकता है कानून के प्रावधानों के अंदर ही। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। इसके अलावा एक भाजपा की तरफ से पहल हो रही है कि उसके अल्पसंख्यक मोर्चा समेत सारे लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और प्रदेश के राजधानियों के स्तर पर और तमाम स्तरों पर बुद्धिजीवियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जागरूकता फैला रहे हैं कि इसमें जो है एक तरह के भू माफिया पैदा हो गए हैं वक्फ बोर्ड में, और उनके कब्जे में बहुत सारी संपत्तियां आ गई हैं। और इस वक्फ बोर्ड संशोधन से 90% संपत्तियां उनके कब्जे से बाहर चली जाएंगी, जो गरीब मुसलमानों के लिए फायदे का विषय होगा। ये बिल्कुल। चीज। दूसरी भी एक चीज आता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां इस संशोधन का खिलाफ कर रहा है, वहीं उसी का महिला विंग मुस्लिम वोमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी शाइस्ता अंबर जो है नेत्री हैं, वो खुलकर आ रही हैं कि ये जो संशोधन हुआ है गरीब मुसलमानों के हित में हुआ है, और ये जो भू माफिया हैं और जो हड़प कर करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हैं उन पर लगाम लगेगा, उनकी बेईमानी पर लगाम लगेगा, उनकी लूट खसोट पर लगाम लगेगा। और ये पसमानदा मुसलमानों के फेवर में है, और इसलिए इसका 80 से 90% मुसलमान
सपोर्ट करेंगे, वो आशा जता रही हैं। तो ये चीजें भी हो रही हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुसलमान समुदाय पूरा का पूरा इनके साथ आ रहा है, जो ये अपना तेवर दिखा रहे हैं उनके साथ आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। मुसलमान समुदाय में भी लोगों में समझदारी आ गई है, और ये इस चीज को समझते हुए वो लोग भी अब इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये इनकी जो भूमाफियाओं का जो दादागिरी है वो नहीं चलने देंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। आज ही प्रदेश बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग किए हैं, और सबसे अच्छी खबर तो निजामुद्दीन से आई। जरा से भी नहीं है खाई, मोदी हमारा भाई, ये निजामुद्दीन में लगे हैं। पोस्टर बैनर लेके लोग खड़े रहे हैं। तो ये जो धमकी देने की इनकी आदत पड़ गई थी, वो ये धमकी है महज। और मैं समझता हूँ ये स्क्रिप्ट भी, मैंने जो सबसे पहला सवाल उठाया था और उस सवाल पर मैं पुनः लौट रहा हूँ कि ये जो पैरवी करने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो महिला वकील को अपने गोद में बिठा के उसको जज बनाने की बात कर रहे थे, ये लोग संसद में रहते हैं, सांसद हैं, और जो कानून संसद में पास हुआ है उसके तो आप भी हिस्सेदार हैं ना। फिर आप कानून लड़ने कैसे जा रहे हैं? आप उसकी पैरवी कैसे कर रहे हैं? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आपको संसद होने के कारण दिल्ली में जो गाड़ी बंगला और ये सुविधाएं मिलती है, इसलिए नहीं मिलती है कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए। क्या ये भी एक सवाल है जो उठना चाहिए? आखिरी से जी बिल्कुल, बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है ना सर कि जो लूप होल्स हैं, जो इनको एक तरफ संसद में भी बैठने का, दूसरी तरफ अपना वकालत का पेशा भी जारी रखने का, और दोनों को दो अलग-अलग विषय ये बताकर दोनों काम कर लेते हैं। अब उसमें कोई संविधान में इस तरह का प्रावधान है नहीं, और इन लोगों में नैतिकता है नहीं, नैतिक मूल्यों पर चलने का कोई मादा है नहीं। तो उसका फायदा उठाते हुए ये सब सारे कुकर्म लोग करते हैं। और इन वकीलों की फीस इतनी लंबी चौड़ी होती है कि एक साधारण आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सारा जायदाद बेच दे तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन पता नहीं कौन है जो इन लोगों को तुरंत मैनेज कर लेता है, और उन लोगों के मुद्दे पर रात को 2 बजे से ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जाकर खड़े हो जाएं। इस तरह की इनकी कमिटमेंट दिखाई पड़ती है। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक चीज है। लेकिन कुल जी मिलाकर हम तो ये कहेंगे कि इस देश की जनता को इस सब चीजों को, इन बारीकियों को, इन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है, और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है सर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस बात को उठाया है कि जब भी कोई सुने तो इस बात पर विचारें। और मैंने बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांगता हूँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, ताकि हम आपके लिए और फीडबैक ला सकें। और आज थोड़ी देर के बाद 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना भारत आ चुका है। 26/11 क्या था, क्या थे मंसूबे, उसका वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। इसलिए प्लीज वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए।